गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखो हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर एडिशन। कल हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो देखो वेक्टर एडिशन थोड़ा सा हम तुम्हें बताएंगे, वैसे काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया होगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसका जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें इसका थोड़ा सा यूज़ होगा। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो सपोज करो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं। सपोज ये वेक्टर ए है, ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर है तुम्हारे पास वेक्टर बी, इस टाइप का है। कोई भी वेक्टर ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि ऐसा ही ले। हम तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप के वेक्टर्स लेना चाहते हो। अब वेक्टर एडिशन मीन्स तुमको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, मतलब तुम्हें फाइंड आउट करना है आर की वैल्यू वेयर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तुमको आर इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो वेक्टर एडिशन के यहाँ पे दो डिफरेंट लॉ है। वेक्टर एडिशन करने के मतलब वेक्टर को ऐड करने के टू लॉ है। फर्स्ट जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास जो वेक्टर्स हैं ए और बी, तुमको फाइंड वैल्यू बतानी है ए प्लस बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए ड्रॉ कर लेते हैं। ये अब देखो वेक्टर ए तो यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर ए ही ड्रॉ करना है, मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही वेक्टर तुमको ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर ए ड्रॉ कर दिए। जैसे कि सपोज तुमने ऐसे ड्रॉ किया तो इस वेक्टर को हम ए नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। भले इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड सेम हो, बट अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो इस वेक्टर को हम लोग ए नहीं बोल सकते, फिर ये कोई और हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसा वेक्टर ए है एग्जैक्ट वैसा यहाँ पे ड्रॉ किया गया उसी डायरेक्शन में, और इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट कोशिश की गई है कि सेम रहे। वैसे मेजर करके ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता है, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि जितनी लेंथ इनिशियल है उतना ही लेंथ रहे। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है अब दोबारा तुम्हें ड्रॉ करना है, इतना बड़ा सा ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि तुमको दिख रहा है यहाँ पे कि ए की लेंथ थोड़ी लेस है और यहाँ पे ए को तुमने काफ़ी बड़ा सा दिखाया है, तो ये सही नहीं माना जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उसको कंसीडर कर लिया जाता है क्योंकि हम मेजर नहीं करते यहाँ पे। तो कोशिश करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट उसी के आसपास लेंथ का वेक्टर एक ड्रॉ करने। ठीक है, तो वेक्टर ए ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखो वेक्टर बी देखते हैं कैसा दिख रहा है। इस टाइप का है। तो यहाँ पे ए के हेड से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहे। यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे टेल से, वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट करके वेक्टर बी जैसा एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये देखो बी जैसा है, थोड़ी सी डायरेक्शन डिफरेंट लग रही है, इसको थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हैं। इसी के पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, तो थोड़ा सा अब देखो ये बी जैसा है, जो बी की डायरेक्शन है वही यहाँ पे भी दिखाई गई है और लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है, ये ऐड करने का देखो रूल है। जैसे तुम रूल पढ़ते हो कि 2 + 2 4 आया, ठीक है, 2 + 3 5 आया, ये रूल पढ़ते हो ना, वैसे ही यहाँ पे वेक्टर ए और बी को कैसे ऐड करेंगे उसका एक रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल है। ओके, तो यहाँ पे देखो अब ए प्लस बी कैसे आएगा। तो ए प्लस बी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए के टेल से स्टार्ट करके बी के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ये अब ये जो न्यू वेक्टर है, ये इसको तुम चाहो तो ओ पी लिख दो। इसी ओ पी को बोलते हैं वेक्टर आर, और इसकी वैल्यू हो जाती है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड मीन बार बार बताया गया है क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो, अगर तुम इसकी लेंथ को स्केल से मेजर करो तो जितना आएगा वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब जैसे तुमने ग्राफ पेपर पे तुमने लिया होगा, जैसे मान लो ए और बी दोनों ही फोर्स वेक्टर हैं, ठीक है, तो तुमने सपोज किया होगा कि 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 न्यूटन लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे तुमने 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन लिया, इसके लिए भी लिया होगा तुमने, इसके लिए भी, सभी के लिए सेम आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आर कितना सेंटीमीटर आया, जितना सेंटीमीटर आया उतना ही न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। तो मान लो कि इसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन फोर्स में। तो यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की वैल्यू फोर्स में कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना चेंज कर लेते हैं। तो अगर तुमने यहाँ पे कंसीडर किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स लेंगे, तो अब आर की वैल्यू को मेजर कर लेंगे, जितना सेंटीमीटर आएगा उतना ही हमारा फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि ट्रायंगल लॉ क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ट्रायंगल लॉ का। तो देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज ये तुम्हारे पास कोई वेक्टर ए है, ए को वैसा ही लिया है जैसा प्रीवियस केस में लिया था, बी को यहाँ पे इस टाइप का ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको देख रहा है ए एंड बी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब हमको कौन सा लॉ यूज करना है? ट्रायंगल लॉ यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना है? ए प्लस बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस याद करना है। सबसे पहले ए ड्रॉ कर लेंगे, ये देखो ए हो गया, ए के जैसा ही है और लगभग सेम लेंथ का है। बी ड्रॉ करना है, बी को ऐसे ड्रॉ करेंगे, बी जैसा ही उसी डायरेक्शन में। ए और बी ड्रॉ कर लिया। अब ए के टेल से स्टार्ट करके बी के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ये देखो ड्रॉ कर दिया। ये वेक्टर जो है इसको ओ पी लिख दिया। ध्यान रहे एरो उसी वेक्टर की तरफ लगाते हैं, जैसे कि आर इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी है तो पहले ए ड्रॉ करेंगे, फिर बी ड्रॉ करेंगे और फिर ए से बी तक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए के टेल से लेके बी के हेड तक टोटल कवर करना है, ड्रॉ करेंगे। और जो लास्ट वेक्टर है मतलब बी, वहीं पे एक एरो लगाएंगे, तब ये वेक्टर बनेगा। तो ये बनेगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये बन गया वेक्टर। अब यहाँ पे देख रहे हो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो अगर तुम्हें ए और बी की वैल्यू लेंथ में पता हो, मान लो कि तुमने सपोज किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन इस केस में लिया है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग ये न्यूटन हो जाएगा, इसकी लेंथ जितनी है उसके अकॉर्डिंग ये न्यूटन हो जाएगा। अब इन दोनों की लेंथ तुम्हें पता है तो तुम ओपी की वैल्यू पता कर सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे और यहाँ पे तुमको हाइपोटेनस ओपी की वैल्यू मिल जाएगी, उससे तुम्हारा लेंथ पता चल जाएगा। और उस लेंथ की हेल्प से अगर तुमने ऐसा कंसीडर किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो इसकी लेंथ जितनी आएगी उसका डबल करोगे तो तुमको फोर्स पता चल जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जिसकी हेल्प से तुम दो वेक्टर का सम पता कर लेते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया तुम्हें ट्रायंगल लॉ। अभी ट्रायंगल लॉ अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट है हमारा जो एडिशन का लॉ, वो है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम सभी को पता है क्या होता है, तो अभी इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर हम लोग चल रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ की तरफ। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। सेकेंड देखो, सेकेंड लॉ भी वेक्टर एडिशन का है। ये है पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है, देखो सभी रूल है, एक बेसिक से रूल है, तुम्हें बहुत ज़्यादा इनको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सीखना है कि कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ, ये सब क्वेश्चंस नहीं है। कोई न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ का कैसे यूज करते हैं। ओके,
एनी क्वेश्चन? ओके, देन पैरेललोग्राम लॉ से तुम्हें फाइंड आउट करना है r इज इक्वल टू a प्लस बी. सो फॉर दिस यू मस्ट हैव टू वेक्टर. तो आपके पास दो वेक्टर होने चाहिए. सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं a एंड सेकेंड वन इज b. These are two vectors. Okay, and we want to find out the value of r is equal to a plus b by parallelogram law. तो देखते हैं ये लॉ कैसे यूज करते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं इस केस में, देखो ये प्रीवियस केस से थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेते हैं. सपोज ये पॉइंट है और इसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर ए ड्रॉ कर देते हैं. ये हो गया वेक्टर ए, और फिर वेक्टर बी ड्रॉ कर देते हैं एक ही पॉइंट से. ध्यान रहे इसमें दोनों वेक्टर को एक पॉइंट से ही ड्रॉ किया गया है. अब क्या करेंगे, इस ए के पैरेलल एक वेक्टर खींचेंगे. ठीक है, ड्रॉ करेंगे इसी के पैरेलल, देखो ए जैसा लेकिन डॉटेड लाइन से. और उसके बाद यहाँ से ए का जो हेड है वहां से बी जैसा पैरेलल ड्रॉ करेंगे. अब इसको ओ पी क्यू एस बोल दे रहे हैं हम. ध्यान से देखो बी के हेड से ए जैसा एक डॉटेड लाइन से खींचा गया है यहाँ पे, और इधर से बी जैसा. एक पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाएंगे. अब क्या करेंगे, जो को इनिशियल पॉइंट है, को इनिशियल पॉइंट मीन्स वो होता है जहां से वेक्टर्स के दोनों टेल कोइंसाइड करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि जहां से दो वेक्टर ड्रॉ किए गए हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं को इनिशियल पॉइंट. तो यहाँ पे ओ को इनिशियल पॉइंट है. तो को इनिशियल पॉइंट जो है इसी पॉइंट से क्यू तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे. ये देखो ये, तो ये जो वेक्टर हो गया ओ क्यू, यहाँ पे ओ क्यू एक वेक्टर बन गया है. देखो एरो के फॉर्म में इसको दिखाया गया है. यही जो ओ क्यू है ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल होगा. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो दो पॉइंट है, यहां से वेक्टर इधर खींचोगे तो आंसर नहीं आएगा, इधर से इधर खींचोगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें को इनिशियल पॉइंट से ही ड्रॉ करना है. ठीक है, को इनिशियल पॉइंट से. तो यहाँ पे देख सकते हो कि को इनिशियल पॉइंट है ओ से वेक्टर को ड्रॉ किया क्यू तक, और जो रिजल्टेंट आया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ. अब इसको अगर थोड़ा और ध्यान से हम देखें, अगर इस अपर वाले पार्ट को नहीं देखें और इस क्यू एस को बी मान सकते हैं, क्योंकि ये देखो ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड में भी सेम है. तो इतने पार्ट को अगर भूल जाओ तुम और इसको क्यू मान लो, तो देखो ध्यान से ये वाला फिर से तुम्हें ट्रायंगल लॉ दिखेगा. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ ही है. वह इसको थोड़ा सा चेंज करके पैरेललोग्राम के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है. तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, ऐसे ही तुम डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स पैरेललोग्राम लॉ के की हेल्प से. तो सपोज कर लो कि एक तुम्हारे पास वेक्टर सपोज इस टाइप का है, परपेंडिकुलर है. तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ए और बी टू वेक्टर्स हैं, सेम प्रोसीजर यूज करेंगे. एक पॉइंट चूज कर लेंगे, सपोज चूज कर लिया यहाँ पे. इस पॉइंट को को इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर लेंगे. को इनिशियल पॉइंट मीन्स जहां से दोनों वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे. ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया. तो ये हो गया को इनिशियल पॉइंट. अब क्या करेंगे, अब पैरेललोग्राम बनाना है, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे सेम उतनी ही लेंथ की जितनी की ए की लेंथ है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में बी की लेंथ के इक्वल. ये हो गया. अब इसको ओ पी क्यू एस लिख दिया. अब यहाँ पे एक डायगोनल से ये जो एरो ड्रॉ करेंगे, ध्यान रहे एरो या ये वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऑलवेज को इनिशियल पॉइंट से ही ड्रॉ करना है.
ये ट्रायंगल है, सॉरी ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिलते हैं 1 2 3 4, बट जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सिर्फ को इनिशियल लाइन से ड्रॉ करने पे ही मिलता है। ये एक राइट एंगल पे ये दोनों वेक्टर थे, तो यहाँ पे हर कंडीशन में ड्रॉ करने पे सेम रिजल्ट मिल जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन आप देखेंगे डिफरेंट हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू हो सकता है कई बार सेम हो जाए, बट वो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि एक वेक्टर होने के लिए उसकी डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सही होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो उस वेक्टर को आप सेम वेक्टर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर सेम लेंथ का ड्रॉ कर दें हम, तो इसको वेक्टर ए नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट वेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे अगर ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम बनाया, तो आप अलग अलग पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, बट रिजल्टेंट जो एग्जैक्ट आंसर है वो सिर्फ उसी वेक्टर से प्रेजेंट होता है जो को इनिशियल लाइन से ड्रॉ किया जाता है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो ये है वेक्टर एडिशन और ये पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर का, बहुत इजी है, ठीक है, इसको कर लेंगे। अभी देखिए वेक्टर एडिशन काफी लोगों को पहले से ही आता है अपने से, बट हमारा जो मेन टॉपिक था इस चैप्टर का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज करना है हमें, जिसके लिए हम वेक्टर एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा वेक्टर रिजोल्यूशन। जिसको वेक्टर रिजोल्यूशन नहीं आएगा उसको नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जाएंगे वहां पे आपको वेक्टर से जो सबसे मैक्सिमम जो यूज है वेक्टर का, वो है वेक्टर रिजोल्यूशन, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना डिफरेंट डायरेक्शंस में, और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और टॉपिक है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, या फिर डिफरेंट फॉर्म जो कि आई जे के कैप वाला फॉर्म है वेक्टर का, वो। तो ये दो चीजें पढ़ने के लिए हम यहाँ पे बेसिक से पढ़ रहे हैं, पर इस चीज को सबसे पहले देख लेते हैं कि वेक्टर रिजोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर रिजोल्यूशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। एक तरीके से वेक्टर एडिशन जो है उसी का रिवर्स प्रोसेस वेक्टर रिजोल्यूशन होता है। तो देखते हैं कैसे ये रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर वेक्टर एडिशन की बात करें तो हमारे पास दो वेक्टर है, जैसे कि ये है वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। यहां पे देखिए ये है वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। एडिशन में आपने यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाया था और इसको रिजल्टेंट निकाल दिया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइप का, ठीक है। बट कई बार क्या हो सकता है कि हमको डायरेक्ट आर ही पता हो, ये आर मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही पता है, और हमको पता करना है कि ये कौन से दो वेक्टर का एडिशन है, मतलब हमको ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन, ठीक है। हमें पहले से ही पता होता है कि रिजल्टेंट क्या है, और हमको इनिशियल वैल्यूज मतलब जिन दो वेक्टर्स को ऐड करने पे आर मिला था वो पता करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कभी पढ़ा हुआ है 6 + 4 = 10, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये भी सिंपल ही है बट उससे और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपको पता है 5 + 5 ऐड करने को दे दिया जाए तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10, ये हो गया एडिशन। बट आपको पहले से ही 10 पता हो और आपको बताना हो कि इधर क्या आएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। अगर ये वेक्टर फॉर्म में, ये तो स्केलर है, हम सिर्फ एग्जांपल के आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल का यूज कर रहे हैं। दिस वन इज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, तो इसका यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए कि आपके पास 5 और 5 है तो आपको एडिशन का लॉ आता है तो आप 10 लिखेंगे। बट पहले से ही अगर आपको पता हो यहाँ पे एडिशन सम जो सम है वो 10 दिया हो और आपको बताना है ये कौन से दो नंबर का सम है, तो क्या आप बता सकते हैं?
कोई कंडीशन नहीं है तो फिर आप इसका आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है। 5+5 भी आंसर सही है, 6+4 भी आंसर सही है, 3+7 भी सही है, 9+1 भी सही है। फ्रैक्शंस में भी हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर पहले से हमें रिजल्टेंट पता है और हमको इनिशियल वैल्यूज बतानी है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। यहाँ पे हम श्योर नहीं हो सकते, इधर दिया हुआ है तो ऐड करेंगे एग्जैक्ट यही आएगा, बट यहाँ पहले से रिजल्टेंट दिया है तो यहाँ पे आप क्या लिखें, आप कैसे श्योर होंगे कि हमको 6+4 लिखना है या 3+7 लिखना है या 9+1 लिखना है, नहीं हो सकते श्योर। तो अब इस इनिशियल कंडीशन को लिखने के लिए कुछ कंडीशन गिवन होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो अगर बोल दिया जाए कि हमारा रिजल्टेंट 10 है और वो ऐसे दो नंबर का सम है जो इक्वल है, तो आपका यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं 5 और 5। अब देखिए आपका आंसर यूनिक होगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन गिवन है, रिजल्टेंट है 10, ठीक है, और रिजल्टेंट है 10 और आपको ऐसे दो नंबर से 10 बनाना है जो आपस में इक्वल हो, तो आपका आंसर क्या होगा 5+5, ठीक है। तो यहाँ पे बता देंगे। तो ऐसी ही कंडीशन के साथ जब रिजल्टेंट वेक्टर से इनिशियल वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। तो आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई है। तो आप सभी समझ जाएंगे कि वेक्टर रिजोल्यूशन क्या है। तो वेक्टर रिजोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन विद गिवन कंडीशन। एक्चुअल में गिवन कंडीशन है ही तो उसको ऐड लिखने की जरूरत नहीं होती है कि आप लिखें वहाँ पे विद गिवन कंडीशन, वो वेक्टर रिजोल्यूशन का पार्ट ही है। तो आप सिर्फ लिख सकते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही माना जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वेक्टर रिजोल्यूशन करते कैसे हैं। तो आप ध्यान रहे, एक ही आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि जब भी हम वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ गिवन कंडीशन जरूर रहेगी। तो वो कंडीशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको इरेज कर दिया गया है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एक रिजल्टेंट वेक्टर R, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब आपको इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, मतलब रिजोल्यूशन इसका करना है। तो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि जब भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो जिन दो वेक्टर्स में इसको रिजॉल्व करेंगे वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंडीशन यही है कि जिन दो वेक्टर से हमको रिजल्टेंट मिलेगा वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ देखो ये R है, ये वेक्टर है, अब इसको दो परपेंडिकुलर वेक्टर में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन हो गई। अब आपको दो यूनिक वेक्टर ही मिलेंगे जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये वेक्टर जो R दिया हुआ है इसको, इसका जो टेल है उसको ओरिजिन मान लेते हैं और ओरिजिन मान के y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लिया। अब देखिए वेक्टर R ऐसे दिख रहा है। अब क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ से इसको OP मान लेते हैं, P से x पे और P से y पे। ये परपेंडिकुलर जो है वो x और y एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करते हैं उन पॉइंट्स को भी कुछ नंबर नेम दे देते हैं, सपोज इसको S और Q लिख दिया गया है। अब क्या करते हैं, जिन पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे एरो बना देते हैं, ठीक है। और जैसे ही एरो बनाएंगे देखेंगे कि OQ एक वेक्टर बन गया
और ओ एस भी एक वेक्टर बन गया, और इन दोनों का सम जो है वो आर के इक्वल आ गया। और देखो ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहा है। और कंडीशन क्या थी हमारी, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आप देखो दोनों वेक्टर, अगर इसको हम लोग ए मान लें और इसको वेक्टर बी मान लें, तो वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयर सम विल बी इक्वल टू आर। या फिर आप बोल सकते हैं आर यहाँ पे इसका, ये आर जो है वो बी और वेक्टर ए के सम के इक्वल है। तो ये रूल है वेक्टर को रिजॉल्व करने का। अब यहाँ पे ये जो ए है और ये जो बी है, इसी वेक्टर्स को आर के कंपोनेंट मानते हैं। अब इन कंपोनेंट को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नेम देते हैं। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये एक्स है तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे ये वर्टिकल टाइप का दिख रहा है तो इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। किसी डिफरेंट कंडीशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यही प्रोसेस है वेक्टर रिजोल्यूशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन के या फिर वर्क एनर्जी के, वहाँ पे जो भी फोर्स होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। तो जब वो फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाइड होगा तो वहाँ पे हमको उसका नेट फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए उसको रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर देख लेते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर ये कोई बॉक्स है। इस बॉक्स यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स यूज किया गया है। सपोज ये डायरेक्शन है, सपोज एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ। अब देखेंगे कि ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता है, ऐसे नहीं जाता है, बल्कि ये इसी डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स, बट फोर्स तो इधर लगाया गया है। तो फिर इधर कितना फोर्स लगेगा। सपोज यहाँ पे अगर 10 न्यूटन फोर्स यूज किया गया है एट सम एंगल, जो भी एंगल थीटा है, बट ये बॉक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स तो इस पे इसी डायरेक्शन में लग रहा है जो इसको मोशन करा रहा है, लेकिन फोर्स 10 न्यूटन किसी और डायरेक्शन में यूज किया गया था। तो आपको इसकी वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, वो फाइंड आउट करने के लिए इसको रिजॉल्व करना होगा इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे अगर आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये इसको ओरिजिन मान के यहाँ पे वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे सेम रूल के अकॉर्डिंग। ये एक्स एक्सिस हो गया। अब इस पॉइंट से यहाँ पे नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। जिन पॉइंट्स पे ये परपेंडिकुलर या अब नॉर्मल इसको बोल रहे हैं, ये इंटरसेक्ट करेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को, वहीं पे एरो बना देंगे। अब ये जो दो एरो हैं ये इस फोर्स के दो कंपोनेंट को प्रेजेंट करेंगे। सपोज कर लेते हैं ये एफ वाई है क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये है एफ एक्स जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के मोशन में सिर्फ रोल है एफ एक्स का, इस एफ का नहीं है। अब यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स ने इसको डिस्प्लेस किया है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप आंसर में एफ एक्स लिखेंगे। अब इस एफ एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के अलग रूल्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट जब देखेंगे कि कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ और टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अ वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कंप्लीट कैसे ही करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हम लोग एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर रिजोल्यूशन का, और इसको पढ़िए। बुक है आपके पास, सभी के पास बुक होगा। मैक्सिमम लोगों के पास, हमें लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया हुआ है और इसको पढ़ भी लिया हुआ है। तो वेक्टर रिजोल्यूशन तक आज कंप्लीट करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वेक्टर रिजोल्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ये जिसको नहीं आएगा वेक्टर, अगर आपने सारा कुछ पढ़ लिया है लेकिन आपको वेक्टर रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप समझिए न्यूमेरिकल में वेक्टर आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक ही आपको हेल्प करेंगे वेक्टर के न्यूमेरिकल में, पहला है वेक्टर रिजोल्यूशन और दूसरा कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है।